औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यद या हबीबल्लाह। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स पे जाके इस पे कमेंट्स करेंगे। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी पहुँच सकें और कमेंट्स बॉक्स में जाके लाजमी कमेंट्स करें ताकि मुझे डेली बेस पे पता लगे कि मेरी वीडियोस कितनी पसंद की जा रही हैं और इसमें कितनी अपग्रेड हो रही हैं। और दूसरी सीधी सी बात है, मेरी दिलजयी हो। नाज़रीन, आजकल मैंने पाकिस्तान के जितने जर्नैल उन पे वीडियोस बनानी शुरू की हैं। आज एक ऐसे जर्नैल की वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो अगर इंतहाई माज के साथ देखें, मेरी कोई फ़ौज से मुखालफत नहीं है। फ़ौज हमारे माथे का झूमर है, हमारी आंखों का तारा है और किसी भी मुल्क की फ़ौज उसकी सरहदों की सिक्योरिटी का बास होती है, उसको मुल्क की बका होती है। इसलिए फ़ौज के बारे में कुछ कहना तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई गलत है। लेकिन ज़ाहिर है वो भी इंसान है, उनमें भी चंद बंदे ऐसे हैं जो काबिल मज़म्मत हैं, जो तनकीद का निशाना बनते हैं। आज ऐसे ही एक ऐसे जर्नैल की मैं बात करने जा रहा हूँ जो अगर कहा जाए कि जितने भी गुज़रे हैं ये हमारे जर्नैल, उन सब पे ये एक दाग की मानियत और हैसियत रखता है। और यानी इससे करप्ट, इससे बददियानत, इससे अय्याश, इससे शराब का रसिया और किसी में कोई ऐसे अंसर नहीं पाए जाते। जी, आप समझ गए होंगे कि मैं आज किसकी बात कर रहा हूँ। जी, आप यकीनन सही पहचाने, मैं जनरल मोहम्मद यहिया खां की बात कर रहा हूँ, जो हमारे 5वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। जनरल यहिया 4 फरवरी 1917 को चकवाल में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम आगा बहादुर खां अब्दुल्ला कजलबाज घराने से था। जी, अब इसके आलावाल पेशे खिदमत हैं और इनके करतूतों के काले कारनामे। और सबसे बढ़कर तो आप सब जानते हैं कि इन्हीं की गफलत की वजह से, इन्हीं के अय्याशियों की वजह से आज हमारा एक हिस्सा हमसे जुदा है। शराब शबाब के रसिया उस जर्नैल की वजह से ना सिर्फ फ़ौज का मोराल डाउन हुआ बल्कि 1971 को आधा मुल्क ही घुमा दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल जहादात की किताब पाकिस्तान लीडरशिप चैलेंजेस के मुताबिक जब यहिया खां को आर्मी चीफ बनाने की तैयारियां हो रही थी तो नवाब और कालाबाग, जो कि इसके मुँह बोले भाई थे अयूब खां के, मलक अमीर मोहम्मद खान ने कहा कि अगर अयूब खान ने एक अय्याश आदमी को कमांडर इन चीफ बनाया तो ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत होगी, और जो ज़ाहिर है तारीख़ ने साबित भी की। यहिया खां की तैनाती से चंद माह कबल बरतानवी हाई कमीशन के एक खुफिया मरासले में बताया गया कि यहिया खां एक बासलाहियत मगर अंगेज़ मजाज अफसर थे। इसी तरह अमरीकी महकमा खारजा को भेजे गए एक खुफिया नोट में यहिया खां के बारे में बताया गया कि वो बला के मैनोश हैं और जिनसी बेएतदाली के हवाले से बदनाम हैं, और अमेरिका बहादुर को तो ऐसा ही आदमी चाहिए होता है जो बआसानी उनके हाथों में खिलौना बन सके। कहा जाता है कि जनरल मूसा खां ने अपने जानशीन के तौर पर जो 3 नाम तजवीज़ किए थे, इनमें जनरल यहिया खां का नाम शामिल नहीं था। जनरल मूसा के मुताबिक उन्होंने मशवरा दिया था कि ज़ाती खामियों के पेश नज़र, यानी शराब और शबाब, यानी वो इसके रसिया तो थे, वो इस मनसब के लिए मौजू नहीं, मगर चूँकि अयूब खां फैसला कर चुके थे और असल में अयूब खां के हर फैसले के पीछे अमेरिका बहादुर का फैसला होता था, इसलिए अयूब खां ने मेजर जनरल अल्ताफ़ कादर और मेजर जनरल बख्तियार राना को सुपरसीड करते हुए जनरल यहिया खां को फ़ौज पाकिस्तान का 5वां कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया। 1969 को अयूब खां के इस्तीफ़ा के बाद यहिया खां ने ओहदा सदारत भी संभाल लिया। यहिया खां के दोनों ओहदे सुकूत ढाका के बाद 20 सितंबर 1971 में ख़त्म हो गए, जिसके बाद इन्हें 7 बरस तक नज़रबंद भी रखा गया। सुकूत ढाका के दौरान यहिया खां की दफाई और इंतज़ामी और हुकूमती अमूर की अदायगी और जुर्माना, गफलत और याशाना तर्ज ज़िंदगी का मामला
शायद गैर मुसद्दक़ा बातों तक ही महदूद रहता अगर हमूदुर रहमान रिपोर्ट लीक ना होती। हुकूमत पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर तो ये रिपोर्ट जारी नहीं की, मगर मंजर आम पर आने वाले जुज़वी रिपोर्ट में बहुत शर्मनाक इंकशाफात हैं। शायद इसीलिए मंजर आम पर नहीं लाया गया, लेकिन ये लानी चाहिए थी। लोगों को पता लगता है इनके काले कारनामे, काले करतूतों के, कि ये जो अपना इसने कैसी कैसी शर्मनाक हरकतें की हैं। जनरल यहिया खां के ADC मिलिट्री सेक्रेटरी और दीगर हुकाम ने हमूदुर रहमान कमीशन को जो शहादतें रिकॉर्ड करवाई, उसके मुताबिक जनरल यहिया खां की दाश्ताओं और महबूबाओं की फहरिस्त बहुत तवील है। ईवान सदर के गेट एंट्री से जो मालूमात फराम हुई, उसके मुताबिक यहिया खां के पास 500 से ज़ायद ख़वातीन का आना जाना था। अकलीम अख्तर यहिया खां के हल्का इरादत में आई तो जनरल रानी कहलाई। ये बड़ा मशहूर कैरेक्टर है जी जनरल रानी का। इसी तरह रवायत है कि अदाकारा तराना जनरल साहब के साथ शब बस्तरी के बाद कौमी तराना करार पाई। अदाकारा नगमा को कौमी नगमा का खिताब हासिल हुआ। हमूदुर रहमान रिपोर्ट के मुताबिक मशरक़ी पाकिस्तान के IG पुलिस के मैडम नूर जहां और बेगम जूनागर समेत कई बड़े घरानों के ख़वातीन से तल्लुकात थे, जो यहिया खां के लिए सुबह तक शमा बनकर चिराग का काम करती हैं। और खिज़र हयात वाना की साबिक़ बीवी जीनत, रिटायर्ड मेजर जनरल लतीफ़ खां की अहलिया, ढाका की सनतकार अनवरा बेगम, ढाका की दोशीज़ाएँ लिल्ली खां और लैला मुजम्मल, कराची के बिजनेसमैन मंसूर हीरा जी की अहलिया, जूनियर पुलिस ऑफिसर की बीवी नाजली बेगम और न जाने कितनी बेनाम मुटियारें जनरल यहिया खां का मिजाज दुरुस्त रखने पर मामूर थी। जी अंदाज़ा लगा लें, यहिया खां के रंगीन मिजाजी का ये आलम था कि मैडम नूर जहाँ का पंजाबी गाना मेरी चिच्ची दा छला माही ला लिया कार जाके शिकायत लावांगी सुना तो मैडम पर फरीफ्ता हो गए। एक शब अकलीम अख्तर उर्फ आम जनरल रानी से पूछने लगे, क्या तुमने ये गाना सुना है? अकलीम रानी मुस्कुराई और कहा, मेरे पास ये गाने सुनने का वक्त नहीं। यहिया खां ने उसी वक्त अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, इस गाने की कैसेट खरीद कर लाओ। रात के 2 बज रहे थे। मिलिट्री सेक्रेटरी ने एक दुकान खुलवाई, यानी ज़बरदस्ती खुलवाई होगी भाई, 2 बजे तो ज़ाहिर है सारे सफ़ाफ़े खरगोश में मगन होते हैं, और नूरजहान की कैसेट ख़रीद लाए और अकलीम अख्तर रानी की खिदमत में पेश की गई। अकलीम अख्तर ने कहा कि आगा जानी, अगर आपको ये इतनी पसंद है तो वादा रहा आपकी सालगिरह के मौका पर बतौर तोहफ़ा पेश करूँगा। और फिर ऐसा ही हुआ और मैडम नूरजहां जनरल यहिया खां की डार्लिंग बन गई। जी ये भी डार्लिंग थी जी यहिया खान की। जनरल यहिया खां के हल्का इरादत में शामिल ये ख़वातीन किस कदर बाअसर थी, इसका अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान इंडस्ट्री क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, जो कि इंश्योरेंस कंपनी थी, के सरबराह ने नाजरी बेगम के नाज उठाने से इनकार कर दिया, तो उसे न सिर्फ नौकरी से निकाल दिया गया बल्कि मुल्क से बाहर जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी। अब पता नहीं उस गरीब ने कैसे अपने बाकी मादा ज़िंदगी गुजारी होगी, यानी जुल्म की इंतहा कर दी उस पर। ना पाकिस्तान में कुछ कमाने के लिए कुछ छोड़ा उसके लिए, ना पाकिस्तान से बाहर जाने दिया। बेगम शमीम KN हुसैन, जो मशरक़ी पाकिस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस के बेटी थी, उनकी नामालूम खिदमात के ओज़ इन्हें सफ़ीर बनाकर भेज दिया गया और उनके शोहर को स्विट्ज़रलैंड में सफ़ीर लगा दिया गया। यही नहीं बल्कि बेगम शमीम KN हुसैन के 70 साल ज़हीर वालिद को पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का सरबराह लगा दिया गया। जमील ज़ुबैरी अपनी किताब याद ख़जाना रेडियो पाकिस्तान में 25 साल में बयान करते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान से अलहदगी से चंद रोज़ कबल मैडम नूरजहां रेडियो पाकिस्तान पहुंची और गाने रिकॉर्ड करवाने के बाद स्टेशन डायरेक्टर ताहिर शाह के कमरे में आ धमकी। मैडम ने कहा, आज से बात करवाओ। स्टेशन डायरेक्टर ताहिर शाह घबराए तो मैडम नूरजहां ने कहा कि घबराओ नहीं, तुम सिर्फ नंबर डायल करो, बात मैं करूँगी। हैरानी और परेशानी की बात यह थी कि मलका तरन्नुम ने डार्लिंग से बात करते वक्त अज खुद ही ये फैसला कर लिया कि इनके गाने 8 बजे नशर होंगे। इन दिनों रेडियो पाकिस्तान पर दिन भर की अहम खबरों पर मबनी बुलेटिन आज 8 बजे नशर होता था और हंगामी हालात के पेश नज़र इसे मुलतवी नहीं किया जा सकता था। स्टेशन मैनेजर ने DG से बात की और इन्हें सूरत हाल से आगाह किया। DG ने ईवान सदर रब्ता करके खासी मिन्नत समाजत के बाद ये इजाज़त हासिल की कि 8 बजे न्यूज़ बुलेटिन नशर होने के फौरी बाद मैडम नूरजहां के गाने नशर कर दिए जाएँ। अयूब खान ने अपनी किताब फ्रेंड्स नोट मास्टर्स
में इस हवाले से कुछ नहीं लिखा था। हम अयूब खां की डायरी से जो किताब शाया हुई में यहिया खां के रंगीन मिजाजी के कई किस्से बयान किए गए हैं। मिसाल के तौर पर 13 सितंबर 1969 को अयूब खां लिखते हैं कि यहिया खां दोपहर 1 बजे ही दफ्तरी काम छोड़ छाड़ कर शराब व शबाब में खो जाता है। 12 नवंबर 1969 को लिखी गई डायरी में अपने और यहिया खां के मुश्तरका मालिक कर्नल मुइज़ुद्दीन का हवाला देते हुए अयूब खां बताते हैं कि यहिया खां का शराब के बगैर गुजारा नहीं, ज़्यादा वक्त शराब और शबाब की महफिलों में गुजारते हैं। जनरल हमीद और जनरल पीरज़ादा शरीक के महफल होते हैं। और 2 फरवरी 1971 को ईरानी वज़ीर ख़ारजा को दी गई ज़ियाफ़त के दौरान तो यहिया खान अल मारूफ आगा मदहोशी ने इस कदर पी रखी थी कि भरी महफिल में पेंट गिली होने का एहसास तक ना हुआ। ये है जी हमारे आर्मी चीफ, धुतकार है ऐसे आर्मी चीफ पे। यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या अयूब खान ने सोच के इसे आर्मी चीफ बनाया और फिर बाकी भी उनके राइट लेफ्ट के क्यों इससे छुटकारा हासिल ना कर सके, जिसकी वजह से आखिर नतीजा ये भुगतना पड़ा कि मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। जी एहसास तक ना हुआ। यहिया खां की आवारगी और जिनसी बेरा रवी का दायरा बतदरीज फैला और फौजी अफसरों की बेगमात उससे महफूज ना रसी। अयाश बंदा अयाश ही होता है जी। और फिर देखें ये मुकाफात अमल भी है, जब वो कुछ नहीं बोलेंगे फौजी अफसर, वो उसकी अयाशी पे आंखें बंद करेंगे, फिर एक दफ़ा यही आग उनके घर में भी दाखिल होगी ना जो हो गई उस वक्त। उसने अपने राइट लेफ्ट के जो थे अपने फौजी अफसरान थे उनकी बेगमात को भी ना छोड़ा। यहिया खान की रावलपिंडी में रहाइश का 61 हार्ले स्ट्रीट के नाम से मशहूर हुई और उनके कमांडर इन चीफ बनने से पहले रंग और नूर की महफिलें सजाए जाने के लिए मशहूर थी। जनरल इमदाद खां अपनी किताब एक जर्नैल की सरगश्त फौजी फाउंडेशन का चेयरमैन ब्रिगेडियर FR खां का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि एक सुबह दफ्तर जाते वक्त ब्रिगेडियर फजलुर रहमान ने यहिया खां को 61 हार्ले स्ट्रीट में शब बसरी के बाद हालत गैर में बाहर निकलते देखा तो उन्होंने ये कहकर नौकरी छोड़ दी कि मैं ऐसे लोगों की मुलाजमत नहीं कर सकता। जनाब ये खुददार और गैरतमंद शख्स था, बिल्कुल सही फैसला किया। अगर और कुछ नहीं कर सकता था कम उसने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। ये होती है गैरत जो बाकी नहीं कर सके। 7 सितंबर 1970 को कौमी असम्बली और 17 दिसंबर को सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए जिन्हें मुल्की और गैर मुल्की मुबसरीन ने पाकिस्तान की तारीख में पहले आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात करा दिए। 16 दिसंबर ये ग्रेडरी सिर्फ एक ग्रेडरी से जाता है, वाकई इसने ये मुनसफाना इंतखाबात कराए। 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान पर भारतीय अफवाज के कब्ज़े और मगरबी पाकिस्तान के मुहाज पर पाकिस्तानी अफवाज की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी की बिना पर मुल्क में फ़ौजी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू हो गए। चलें यानी इसके पीछे बेसिकली भुट्टो का हाथ था जो उसने मुजाहरे जो है ना, और ठीक है ऐसे शख्स को इक़्तिदार से उतारना ही बेहतर था। जो चलें अगर बाकी इसके जो साथियों को गैरत नहीं आई तो कम अज़ कम अवाम तो को आ गई उस वक्त। 20 दिसंबर 1971 यहिया खान ने इक़्तिदार PP के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले कर दिया। 8 जनवरी 1972 को इन्हें अवामी गैज़ो गज़ब से बचाने के लिए नज़रबंद कर दिया गया। हालांकि इन पे फुल केस चलना चाहिए था। उम्मीदवार रिपोर्ट के पेशा जो उसमें इसके बारे में कहा गया था इसे तो फांसी दी जानी चाहिए थी, लेकिन बात वही है भाई, धड़ल्ले वाला बंदा है, असर व सूख वाला बंदा था और फिर इसे बचाना तो बाकियों का फ़र्ज़ बनता था ना। क्योंकि अगर भुट्टो जैसा बंदा होता वो सिविलियन था उसे तो 1 सेकंड में फांसी दे दी गई, लेकिन इस पे उंगली भी नहीं उठाई गई। जुलाई 1971 में मुल्क में मार्शल के नफाज के बाद जनरल ज़ियाउल हक ने 1978 में खराबी सेहत के बिना पर यहिया खां को रिहा कर दिया, लेकिन वो ज़्यादा अरसा ज़िंदा ना रह सके और 9 अगस्त 1980 को पेशावर में वफात पा गए। और दूसरी बात यह है कि इससे पूरे प्रोटोकॉल के साथ, फौजी प्रोटोकॉल के साथ जनाब दफनाया गया, पूरा प्रोटोकॉल दिया गया जैसे मुशर्रफ को दिया गया। तो भाई ये सवाल तो उठेंगे, अगर फ़ौजी जो मर्ज़ी कर ले वो दूध का धुला है, और सिविलियन अगर कोई बात कर दे तो उसे फांसी पे लटका दिया जाता है, क्यों? ज़रा सोचिएगा इस पर। और ख़ुसूसन मैं अपने आवाम से फिर कहूँगा
कि खुदारा इन इलेक्शन में बाहर निकलें, अपने वोट का इस्तेमाल सही करें, सही मायनों में, और जो भी सही बंदा है उसे इलेक्ट करके असम्बली में भेजें। मैं हमेशा कहता हूँ कि असल में हमारी असम्बली ही सुप्रीम है, पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। अगर उसमें सही बंदे आ जाएं तो बाकी ये सारे अदारे उसके नीचे ही हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कोई और अदारा हो, सब इसके नीचे हैं, क्योंकि कानून साजी असम्बली में होती है और उसे पास करती है ये सेनेट। अगर इसमें पढ़े लिखे और गयूर हजरात आ जाएं और मुहिब वतन आ जाएं तो यकीन माने हमारा मुल्क वाकई दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। लेकिन आज तक जितने आए ये हुकूमत में, चाहे वो फ़ौजी हैं चाहे वो सिविलियन हैं, वो तकरीबन गंदे अंडी आए। एक आध थे जो इस मामले में न्यूट्रल रहे, वो खैर वो तो यानी हुकूमत में आए नहीं, लेकिन हुकूमत में जितनी आए वो अपनी लालच के बेस में आए। इंतहाई माजर के साथ जी, मैं इंतहाई माजर के साथ सच बयान कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया है अल्लाह के सामने कि जो कहूँगा सच कहूँगा, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। उम्मीद है मेरी वीडियो को पसंद किया जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जाके इस पर कमेंट्स कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।